हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक्स विद रोहित। कल था 22 जून और हमने आपको दिया था एक होमवर्क स्टॉक का नाम है वारी एनर्जीज लिमिटेड, जो कि अभी चल रहा है 2950। आज इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हैं वारी एनर्जी के फंडामेंटल्स, क्या है कंपनी के एक्सपांशन प्लान्स और क्या है कंपनी के टेक्निकल चार्ट्स और किधर जाएगा इसका लॉन्ग टर्म टारगेट। सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले ये समझना जरूरी है कि देखिए, कल यूएस ने ईरान पर हमला किया जिसकी वजह से क्रूड ऑयल बढ़ा। क्रूड ऑयल बढ़ने की वजह से जितने भी एनर्जी सेक्टर्स की कंपनी रहती है, जैसे कि वारी एनर्जीज, केपीआई ग्रीन और बहुत सारी जो कंपनीज इसके कंपिटिटर्स हैं, वो थोड़ा अंडर परफॉर्म करती है उन पर्टिकुलर डेज में जहां पर क्रूड ऊपर होता है, क्योंकि इनका रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाता है। डेफिनेटली आज तो वारी एनर्जीज नीचे ही रहेगा। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें दे रहा है, जितना ये नीचे जाएगा उतनी अच्छी हमें ये बाइंग ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी देता रहेगा। इसलिए एक तो बात तय है कि नीचे अगर एक पर्टिकुलर स्टॉक जाता है तो उसमें हमें कोई डर नहीं रहना चाहिए। बाइंग ऑन डिप भी हम बिल्कुल इसमें कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं, इसके फंडामेंटल्स पे ध्यान देंगे। फंडामेंटल्स में मैं सबसे पहले इसके बारे में रीड करूंगा, फिर इसके नंबर्स पे ध्यान दूंगा और फिर इसके रीसेंट कॉन कॉल नोट्स पढ़ूंगा, जिससे हमें पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या होंगे वारी एनर्जीज के टारगेट और किस हिसाब से ये हमें रिटर्न्स देने की क्षमता रख सकता है, और क्या ये एक नया बीएससी बन सकता है या नहीं बन सकता है। ये सारे जवाबों का आंसर इस पर्टिकुलर वीडियो में देंगे, लेकिन ये वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए आप इसको 1.5x पर भी चला सकते हैं। आइए चलते हैं वारी एनर्जीज, इसके बारे में रीड करते हैं। कंपनी बनाती क्या है? कंपनी इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सोलर पीवी मॉड्यूल्स। अब सोलर पीवी मॉड्यूल्स क्या होते हैं वो मैंने आपके लिए ओपन करके रखा हुआ है। आपने बहुत सारे जहां पर भी सोलर पैनल्स लगे होंगे दिखते होंगे आपको, तो ये सोलर पीवी मॉड्यूल्स होते हैं, जिनकी वजह से इसके ऊपर सन गिरता है और फिर सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और ये मेजर प्रोडक्ट होता है सोलर एनर्जी बनाने के लिए, इसलिए ये कंपनी बनाती है सोलर पीवी मॉड्यूल्स विद एन एग्रीगेट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 12 गीगावाट। अब देखिए 12 गीगावाट तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कितना बड़ा है या नहीं है, लेकिन ये आपको मैं बता दूं कि ये इंडिया में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है और इंडिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। आइए देखते हैं कहां लिखा हुआ है। देखिए, वारी एनर्जी इज इंडियाज लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ सोलर मॉड्यूल्स। एज ऑफ FY24 21% मार्केट शेयर था। आप सभी को मालूम है सोलर मॉड्यूल्स में काफी सारी कंपनीज आ चुकी है और कॉम्पिटिटर्स बहुत बढ़ चुके हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट का भी एक प्रोजेक्ट था, जिसकी वजह से काफी सारी कंपनीज ने अपना बिजनेस इस पर्टिकुलर सेक्टर में चालू किया। और फिर भी आप देखेंगे अगर तो 21% मार्केट शेयर बहुत बड़ा मार्केट शेयर होता है एक सिंगल कंपनी का पूरे इंडिया में, और इसी वजह से ये एक फेवरेट कंपनी है मेरी। एक्सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो 44% शेयर है सोलर मॉड्यूल एक्सपोर्ट में। ओवरऑल इंडिया में जितनी कंपनीज एक्सपोर्ट करती है उसमें से 44%, लगभग 50% के आसपास इसका शेयर बन जाता है, जिसकी वजह से ये एक बहुत मेजर कंपनी बन जाती है इंडिया के सोलर सेक्टर के लिए। आगे बात करेंगे कि कंपनी प्रोडक्ट क्या बनाती है। कंपनी बनाती है मेजर सोलर पीवी मॉड्यूल्स आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग मल्टी क्रिस्टलाइन, मोनोक्रिस्टलाइन एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज लाइक टनल ऑक्साइड। ये सब चीजें आपको नहीं समझेगी, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि कंपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करके अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। कंपनी के पास ओवरऑल 5 मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स है, जो कि कंपनी FY20 तक के काफी सारे इसमें एडिशंस करने वाली है। अब आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे, आपको दिखेगा यहाँ पे वारी रिन्यूएबल्स ऑपरेट 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन इंडिया। गुजरात में है, सूरत में है, नंदीग्राम में है, चिकली में है और उत्तर प्रदेश में है इंडो सोलर फैसिलिटी नोएडा में। टोटल कैपेसिटी जो आती है वो 12 गीगावाट आती है एज ऑफ जून 24, लेकिन अभी बढ़ चुकी है, ये हमें दिखेगा इसके कॉन कॉल नोट्स में। आइए अब चलते हैं, सबसे पहले इसके नंबर्स देखेंगे और नंबर्स देख के समझेंगे कि कंपनी अपने नंबर्स के थ्रू अच्छी है या नहीं है, क्योंकि हम कभी भी फंडामेंटल्स में नंबर के देख के ही डिसाइड करते हैं कि हमारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये एक 84,000 करोड़ की कंपनी है, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी है, डेफिनेटली हमारे लिए एक सेफ बेट है। स्टॉक पी 45.5 का है, इंडस्ट्री पी 44.2 का है, मतलब कंपनी ऑलमोस्ट फेयर वैल्यूड है एज पर स्टॉक पी। अभी ये कंपनी परफॉर्म क्यों नहीं कर रही थी मैं आपको बताता हूं। अभी टैरिफ का जो नाटक चल रहा था ट्रम्प के तरफ से, उसकी वजह से काफी डिप हमें वारी एनर्जीज में देखने को मिला। काफी सारी अपॉर्चुनिटीज वारी एनर्जीज ने हमें दी
2100 2200 यहाँ तक के भी वारी एनर्जीज गया और आज चल रहा है 2950। जल्दी अपने ब्रेकआउट के पास आ रहा है। चार्ट्स में समझेंगे कि किस तरीके से इसका ब्रेकआउट आ सकता है और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 35.1% का इसका ROCE है, 27.6% का इसका ROE है। मतलब दोनों क्राइटेरिया हमारे फुलफिल होते हैं कि मिनिमम 15% ROCE और ROE होना चाहिए। प्रॉफिट ग्रोथ मैसिव 90% की प्रॉफिट ग्रोथ है। एक 84,000 करोड़ की कंपनी में अगर 90% की ग्रोथ होगी तो आप सोच लिए किस तरीके से कंपनी आगे बढ़ सकती है। अगर ये ग्रोथ रेट कम भी हो जाता है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, भले ही स्टॉक थोड़ा बहुत टंबल होगा, लेकिन वापस से क्षमता रखता है कि अपने प्राइस पे आने का और वहां से हमें ब्रेकआउट देने का। पीजी रेशो 0.39 का है, मतलब काफी अंडर वैल्यूड है कंपनी, 2 से कम का है और काफी लो पे ट्रेड कर रहा है ये। इसी वजह से ये कंपनी हमारे लिए अंडर वैल्यूड हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट्स से समझेंगे कि क्या कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है। कुछ प्रोज एंड कॉन्स देख लेंगे। उसके पहले कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है वो 117% है। अगर मैं लास्ट ईयर का देखूं तो 89.3 था, लेकिन अगर 5 इयर्स का क्यूमुलेटिव देखूं तो 117% CAGR से कंपनी ग्रोथ कर रही है और गुड रिटर्न ऑन इक्विटी है। कंपनी ने शेयर होल्डर को अच्छा पैसा बना के दिया है, 30% पर ईयर का, बहुत बढ़िया हेल्दी रिटर्न। अब देखते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स। क्वार्टरली रिजल्ट्स आप देखोगे तो हमेशा से आपको दिखेगा कि अभी सेल्स काफी इंप्रूव होते जा रही है कंपनी की और एक मेजर पॉइंट है 14% 15% के मार्जिन से कंपनी ने रिसेंटली 21% और 23% के मार्जिन तक पहुंच गई है। ये ऐसा क्यों हुआ है? कंपनी ने अपने प्रोडक्ट में टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए प्रोडक्ट का एनहांसमेंट किया है, जिसकी वजह से डिमांड में यहाँ पे ग्रोथ हुई है, सेल्स भी बढ़ा है प्लस मार्जिन भी बढ़ा है। ये सोने पे सुहागा वाली चीज हो जाती है जब सेल्स भी बढ़ता है और साथ में हमारा मार्जिन भी बढ़ता है। तीसरी चीज कंपनी के बारे में खास है, इसका जो इंटरेस्ट है वो काफी कम है, मतलब डेट फ्री कंपनी ऑलमोस्ट कंपनी होते जा रही है और उसकी वजह से अगर आप देखोगे तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑलमोस्ट 10 के ऊपर कंपनी का जाते आ रहा है। क्वार्टरली अगर मैं देखूं, यहाँ पे अगर हम ईयरली देखेंगे तो ईयरली आप देखोगे कि कंपनी ने 5 साल में ऑलमोस्ट 8x सेल्स अचीव कर ली है। मार्जिन 8x सेल्स अचीव करने के बावजूद यहाँ पे 5% से 19% पहुंच गए हैं। कंपनी के बारे में एक खासियत है कि कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो भी इतना नहीं बढ़ा है, 152 CR है और अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो लगभग यहाँ पे काफी अच्छा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ईयरली भी निकल के आ रहा है। मतलब कंपनी के क्वार्टरली प्रॉफिट्स भी अच्छे हैं, कंपनी के ईयरली प्रॉफिट्स भी अच्छे हैं। तो कंपनी में दिक्कत क्या थी? जब 2100 पे चल रहा था, तब 2200 पे चल रहा था, तब हमने इसे क्यों बाय नहीं किया? डेफिनेटली इट वाज अ बिगेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी देन, बट होता है ऐसा कि जब ट्रम्प का टैरिफ आता है, क्योंकि कंपनी एक्सपोर्ट लाइन में है और 44% का एक्सपोर्ट शेयर है इंडियन मार्केट में। अगर मैं कंपनी के रेवेन्यू में देखूं तो 57% कंपनी का ओवरऑल सेल्स आता है एक्सपोर्ट से। इसीलिए टैरिफ का न्यूज़ ने कंपनी के शेयर को गिराया, लेकिन लॉन्ग रन में मुझे लगता है कि ये कंपनी को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर ट्रम्प अभी है तो ट्रम्प बाद में जा भी सकते हैं, टैरिफ अभी है, टैरिफ बाद में जा भी सकता है, और अगर टैरिफ आएगा तो सभी पे आएगा, वारी एनर्जीज पे अकेले पर नहीं आएगा। तो डेफिनेटली कंपनी भले ही नीचे जा सकती है, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए बाइंग ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी देगी। कंपनी के रिजर्व्स देखिए आप, 9x हो गए हैं 2 साल में, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी का फोकस रहेगा यहाँ पे बोरोइंग्स को कम करना। बोरोइंग्स ऐसा जितनी नहीं बढ़ी है, 9x हमारे पास यहाँ पे बोरोइंग का रिजर्व्स पड़ा हुआ है, मतलब कंपनी पे कर सकती है अभी भी बोरोइंग्स को, लेकिन कंपनी ने यहाँ पे अपनी रिजर्व्स को इंटैक्ट रखा है और बोरोइंग धीरे धीरे स्मॉल अमाउंट में बढ़ाते जा रही है। कैश फ्लो भी आप अगर देखेंगे तो कंपनी कैश रिच बनते जा रही है। मार्च 2020 में 83 करोड़ का कैश फ्लो था ऑपरेटिंग से, जो कि आप पहुंच गया 3000 करोड़। मतलब जबरदस्त तरीके से कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो बढ़ रहा है, और एक कैश रिच कंपनी आप हमेशा याद रखेंगे कभी भी डूब नहीं सकती है। अगर कंपनी के पास कैश है मतलब कंपनी के पास बहुत बड़ी ताकत है। आगे देखेंगे इन्वेस्टिंग कैश फ्लो से कंपनी का आप देखेंगे अगर, तो हर साल में आपको नेगेटिव यहाँ पे इन्वेस्टिंग कैश फ्लो दिखेगा, और ये हमें सजेस्ट करता है कि कंपनी के जो एक्सपांशन प्लान है और मेजॉरिटी फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट्स है वो ऑलरेडी हर साल बढ़ते जा रहे हैं, और जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो ऑलमोस्ट नियरली हर साल डबल होते जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए, जिसकी वजह से
मैं इस पे बहुत बुलिश हूँ। आइए चेक करते हैं अब FII और DII। मुझे लगता है FII और DII मेजर चंक यहाँ पे मिस कर रहे हैं। देखिए कंपनी का जो FII DII का जो होल्डिंग्स है वो कम हुआ है, और मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी गलती FII और DII कर रहे हैं। यहाँ पे प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग इंटैक्ट रखी है। अब फायदा किसको होने वाला है? बिल्कुल यहाँ पे रिटेल को होने वाला है, और इसी वजह से रिटेल होल्डिंग 32.5% की है। इसी वजह से मार्च 25 में भी अगर आप देखेंगे FII और DII की होल्डिंग कम होने की वजह से भी कंपनी के प्राइस पर यहाँ पर असर पड़ा, जिसकी वजह से कंपनी का प्राइस थोड़ा नीचे आ रहा था और एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा था। अब यहाँ पे हमारे पास ब्रेकआउट आने वाला है। कब आने वाला है वो टेक्निकल चार्ट्स में देखेंगे, लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि इस क्वार्टर के जब आपके पास होल्डिंग आएगी तो FII और DII का आपको होल्डिंग यहाँ पे जरूर इंक्रीज होते हुए दिखेगा। अब आते हैं हम इसके मेजर पार्ट पे, जो कि हमारे कौन कौन नोट्स है। कौन कौन नोट्स को धीरे धीरे रीड करना होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने होंगे और देखना होगा कि क्या है कंपनी के एक्सपेंशन प्लान। देखिए FY25 की परफॉर्मेंस हाईलाइट में मैं सिर्फ 2 पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट करूंगा कि कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो है 47,000 करोड़ की, और अगर मैं ईयरली सेल्स को देखूं तो FY25 की ईयरली सेल हुई थी 14,000 करोड़ की। कंपनी के पास ऑलमोस्ट 4 साल की सेल्स अभी अपने रेवेन्यू बास्केट में पड़ा हुआ है, और ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। और यहाँ एक और चीज लिखी हुई है, एडवांसेस रिसीव्ड फॉर मोस्ट लाइन ऑफ द आइटम्स। यहाँ पे जितने काम कंपनी को मिलते हैं कंपनी पहले एडवांस पैसा लेती है, जिसकी वजह से कंपनी अब कैश रिच हो चुकी है, और उसी वजह से ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंपनी का पॉजिटिव दिख रहा है। और ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है कि जब पैसा एडवांस में आपको मिलता है तो डेफिनेटली आप कस्टमर को यहाँ पे ओवरलुक कर सकते हैं, और डेफिनेटली आपका जो बाइंग पावर रहता है वो बड़ा रहता है एज कंपेयर टू द कस्टमर। और ऐसा तभी होता है जब प्रोडक्ट का डिमांड हाई हो और आपके पास मोनोपोली प्रोडक्ट लेके बैठे। अब देखिए कंपनी के पास फंड्स अवेलेबल फॉर डिप्लॉयमेंट, कंपनी लेके बैठी हुई है 15,550 करोड़ एज ऑफ मार्च 25। कंपनी के पास 15,550 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए रखा हुआ है, और कंपनी अपना जो 12 गीगावाट का कैपेसिटी था 2024 में वो 15 गीगावाट को कर चुकी है। अब 3 गीगावाट बढ़ चुका है, और एक साल में अगर 3 गीगावाट बढ़ा रही है कंपनी तो आप सोच लीजिए आगे जाके कंपनी कहां तक के पहुंच सकती है। 5.4 गीगावाट सेल फैक्ट्री इनॉग्रेटेड एट चिखली, लार्जेस्ट इन इंडिया, रैंप अप ongoing with some lines at 90% plus utilization। कंपनी तभी एक्सपांशन कर रही है जब कंपनी के पास ऑर्डर्स अच्छे आ रहे हैं, और डेफिनेटली इसी वजह से 90% का प्लस का यूटिलाइजेशन कंपनी यहाँ पे प्रोडक्शन फैसिलिटीज में कर रही है, और जिसकी वजह से सेल्स में भी यहाँ पे हमें दिख रहा है, प्रॉफिट्स में भी यहाँ पे हमें प्रॉपरली दिख के आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे अगर आप इंडो सोलर एक्विजिशन को देखेंगे, जो कि कंपनी का नोएडा का प्लांट है, कंपनी के नोएडा के प्लांट में फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन से 55 करोड़ के प्रॉफिट मिल रहे हैं, जो कि 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट होता है कंपनी का। और 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में इंडो सोलर एक्विजिशन कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ, जिसकी वजह से कंपनी का बहुत जबरदस्त प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। मार्केट शेयर 14.1% ऑफ इंडियाज मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग, 400 प्लस चैनल पार्टनर्स। आगे बढ़ेंगे, आगे रिकॉग्निशंस एंड रेटिंग्स में बात करेंगे कि केयर ने क्या रेटिंग दी हुई है, और BNEF टायर 1 PV मॉड्यूल सप्लायर 38 कंसेक्यूटिव क्वार्टर, ये एक रिकॉग्निशन मिला है कंपनी को, अवार्ड मिला है, गोल्ड मेडल मिला है, टॉप 3% ग्लोबली, ओनली इंडियन कंपनी इन द कैटेगरी, ये भी एक रिकॉग्निशन मिला है कंपनी को। केयर रेटिंग ने अपना रेटिंग अपग्रेड कर दिया है टू A+ लॉन्ग टर्म, A1+ शॉर्ट टर्म। मतलब पहले कुछ रेटिंग कम थी, अब रेटिंग बढ़ा दी है, और ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है कंपनी के लिए कि हमेशा से अगर रेटिंग बढ़ रही है मतलब कंपनी अपने डेट रीपेमेंट्स टाइम पर कर रही है, जिसकी वजह से कंपनी का रेटिंग बढ़ते जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स एंड ग्रोथ ड्राइवर्स, लेकिन इसके पहले मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं कि कंपनी का जो टॉप 1% से सेल्स आ रहा है वो है 9%। मतलब टॉप 1% जो कस्टमर है वो कंपनी को 9% सेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो टॉप 10 कस्टमर्स है वो कंपनी को 57% सेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे पर्टिकुलर क्लाइंट का यहाँ पे रेशो हाई है परसेंटेज वाइज, इसलिए एक रिस्क पजेस हो जाता है कंपनी के लिए कि एक क्लाइंट भी यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पे 7 से 8% का रेवेन्यू लॉस कंपनी को हो सकता है। लेकिन कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो इस तरफ इशारा नहीं करते हैं कि कंपनी इस रिस्क को पजेस कर सकती है।
आगे बात करते हैं, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कंपनी स्टार्ट कर रही है, जिसकी वजह से कंपनी की एक मेजर ग्रोथ हो सकती है। अब समझेंगे कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है। मैंने आपके लिए यहाँ पे गूगल पर खोल के रखा हुआ है और सिंपल सा होता है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन होता है एक बिजनेस स्ट्रेटेजी होती है where a company expands its operation by acquiring or merging with वन और मोर ऑफ इट्स। मतलब आप एक एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे अगर बैकवर्ड इंटीग्रेशन में अपनी ज्वेलरी शॉप में यहाँ पे आपको एग्जांपल दूं तो डेफिनेटली मैं अपने सप्लायर मतलब वेंडर के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप कर लूंगा और बोलूंगा कि जो आप होलसेल मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं आप मेरे साथ पार्टनरशिप कीजिए, और वो डील को बदल के यहाँ हो जाएगा मेरा बैकवर्ड इंटीग्रेशन। मतलब मैंने सप्लायर के साथ बैकवर्ड इंटीग्रेट कर लिया है अपने बिजनेस में एक आगे बढ़ने के लिए। तो डेफिनेटली कंपनी यहाँ पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रही है और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रही है। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है, मतलब आगे जो सप्लाई चेन में कस्टमर के पास जो एंटिटीज बैठी हुई है, मतलब रिटेलर्स और होलसेलर्स, कंपनी तो मैन्युफैक्चरर है तो रिटेलर और होलसेलर्स के साथ भी कंपनी की जो डील्स चल रही हैं वो कंपनी के बन जाते हैं मेजर ग्रोथ ड्राइवर। आगे बढ़ते हैं, कंपनी कर क्या रही है फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन में। बैकवर्ड इंटीग्रेशन में सेल एंड मॉड्यूल एक्सपांशन, जिससे टारगेट कर रही है कंपनी 4.8 गीगावाट बाय FY27। 6 गीगावाट इंटीग्रेटेड वेफर सेल मॉड्यूल फैक्ट्री ऑन ट्रैक फॉर FY27। PLI प्रोजेक्ट INR 9,000 करोड़ केपेक्स। ये पहला केपेक्स, ये दूसरा केपेक्स, मतलब FY27 तक के कंपनी के काफी सारे एक्सपांशन प्लान्स हैं। R&D में भी कंपनी पीछे नहीं है। कोलैबोरेशन विद IIT बॉम्बे ऑन पर्वोस्काइट टैंडम सेल टेक्नोलॉजी। अब ये टेक्नोलॉजी क्या होगी हमें नहीं पता है, लेकिन डेफिनेटली कंपनी R&D में भी काम करते जा रहा है और IIT बॉम्बे के साथ यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है। बैटरी स्टोरेज 3.5 गीगावाट फैसिलिटी प्लान करके रखा हुआ है कंपनी ने, जिसमें ये भी आ जाता है कंपनी का एक मेजर एक्सपांशन। ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है जो फ्यूचर भी बन सकता है। इसके बारे में एक अलग वीडियो में जरूर बनाऊंगा। 300 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट बोथ शेड्यूल्ड फॉर ऑपरेशनलाइजेशन बाय 2027। तो 2027 तक के कंपनी के काफी सारे एक्सपांशन प्लान इन लाइन है जो कंपनी के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में कंपनी के क्या क्या प्लान्स है, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर 1 एक्विजिशन ENEL इन प्रोग्रेस, 170 मेगावाट इन डेवलपमेंट, ये भी एक प्रोग्रेस में है। EPC बिजनेस मतलब सर्विस प्रोवाइड करेगा कंपनी यहाँ पे। 3.2 गीगावाट अंडर एग्जीक्यूशन वाया वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी कंपनी का एक होलसेलर होगा जो आगे कस्टमर को प्रोवाइड करता है सर्विसेज, इसलिए कंपनी वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के थ्रू यहाँ पे 3.2 गीगावाट अंडर एग्जीक्यूशन है कंपनी के, और इसी वजह से ये हमारे लिए हो जाता है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। इन्वर्टर फैसिलिटी 3 गीगावाट कैपेसिटी ऑनलाइन बाय लेट FY26। अगर आपको मालूम है तो इन्वर्टर भी यहाँ पे कंपनी के लिए लगता है सोलर एनर्जी बनाने के लिए, तो डेफिनेटली इन्वर्टर फैसिलिटी में भी कंपनी 3 गीगावाट की कैपेसिटी के साथ और ऑनलाइन आने का ट्राई करेगी लेट 26। अगर मैं इन्वायरमेंटल की बात करूं तो लोएस्ट कार्बन फुटप्रिंट स्टेटेड एम फॉर इंडस्ट्री। कार्बन फुटप्रिंट मतलब यहाँ पे कम कार्बन फुटप्रिंट इन्वायरमेंट में जाएगा बिकॉज ऑफ पर्टिकुलरली वारी एनर्जीज, और ये भी कंपनी के लिए पॉजिटिव है। कंपनी ने यहाँ पे ऑर्डर बुक बताई है कि कंपनी की ऑर्डर बुक कितनी हो सकती है और मैनेजमेंट क्या सोचता है ग्रोथ के बारे में। EBITDA गाइडेंस कंपनी ने दिया है FY26 का 5500 to 6000 करोड़ वर्सेस आप देखोगे 3123 करोड़ था। आपको कंपनी बता रही है कि 6000 करोड़ तक के EBITDA हम ला सकते हैं। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन यहाँ पे आपको मेजरली अगर देखेंगे तो लगभग 100% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल सकता है। ऑर्डर बुक स्प्लिट की मैं बात करूं तो ऑर्डर बुक 45% यहाँ पे इंडिया से आ रहा है और 55% यहाँ पे ओवरसीज आ रहा है। यहाँ एक्सपेक्टेशंस क्या है, सेल्स मिक्स एक्सपेक्टेड टू रिमेन 17 to 20% एक्सपोर्ट, रेस्ट डोमेस्टिक इन FY26। मतलब एक्सपोर्ट पर यहाँ पर कंपनी का जो रिलायंस था वो कम हो गया है और उसी वजह से टैरिफ की जो न्यूज़ थी वो कंपनी को अब कम डराएगी और कंपनी के रेट्स टैरिफ की न्यूज़ से उतने नीचे नहीं जाएंगे जितने अभी गए हुए थे। अब मैं मार्जिन ड्राइवर्स के बारे में बात करूंगा। ग्रॉस मार्जिन्स मैनेजमेंट फोकस ऑन सिक्योरिंग रॉ मटेरियल्स अगेंस्ट ऑर्डर्स, लॉक इन ऑन मार्जिन्स,
Raw material cost reduction, COGS as percentage of revenue dropped from 68 to 65% substantially and gross margin improved from 29 to 32%. कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन है वो बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे इकोनॉमिक की एक स्पेशल टर्म आ जाती है हमारी, जो हमारा जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ते जाता है वैसे वैसे हमारा यहाँ पे COGS एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू वो कम होते जाता है, जिसे हम बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब आप छोटे दर पे काम करते हैं तो आपका जो मार्जिन रहता है वो बड़ा हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े दर पे काम करते जाएंगे तो आपकी रॉ मटेरियल कॉस्ट कम होते जाएगी और आपका COGS डिवाइडेड बाय रेवेन्यू ये जो है वो कम होता जाएगा, जिसकी वजह से आपके मार्जिन इंप्रूव होंगे। और ये हमारे लिए एक स्पेसिफिक पॉइंट रहता है, जब भी मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं उसकी वजह से कंपनी काफ़ी आगे बढ़ सकती है। बाकी सारी चीज़ें मैं कहूँगा आप रीड कीजिए, डेफिनेटली कंपनी ने अच्छा लिखा हुआ है अपने बारे में, उसके लिए आपको इसे प्रॉपरली रीड करना है। जो मेजर पॉइंट्स थे वो मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं एक्सपांशन के, जिससे मुझे लगता है कि कंपनी काफ़ी अच्छा बेट है, काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे खड़ी है और एक वैल्यू इन्वेस्टिंग है हम सभी के लिए। अब बात करेंगे कंपनी के चार्ट्स पर, प्राइस जिस किस हिसाब से मूव कर रहा है वो एक बार देखेंगे। मैंने आपके लिए चार्ट्स खोल के रखे हुए हैं, ये है कंपनी के डेली चार्ट और कंपनी का एक नियर टर्म ब्रेकआउट आने वाला है। यहाँ पे कंपनी ने बना दिया है ट्रिपल टॉप और ट्रिपल टॉप से अब आने वाला है ब्रेकआउट 3100 पर। जैसे ही ये प्राइस क्रॉस करेगा तो यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिलेगा। यहाँ RSI कंपनी का ऊपर जाएगा, लेकिन कंपनी के पास एक और ट्रिगर है। यहाँ पर कंपनी का है मंथली ब्रेकआउट प्लस IPO सेटअप ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट एक साथ, कंपनी का मंथली ब्रेकआउट, IPO सेटअप ब्रेकआउट। अब यहाँ पे हमें जब ब्रेकआउट मिलेगा तो कंपनी का प्राइस ऊपर जाने का कोशिश करेगा 3700 तक के। यहाँ पे कंपनी का RSI एज एक्सपेक्टेड हो जाएगा लगभग 80-85 के पास। अगर नहीं होता है तो डेफिनेटली और ऊपर जाने की क्षमता रखता है, लेकिन हम RSI को कब इग्नोर करते हैं, जब हमें मिलता है एक IPO सेटअप ब्रेकआउट और दूसरा मंथली ब्रेकआउट। जैसे ही हमें मंथली ब्रेकआउट मिलेगा हम RSI को इग्नोर कर देंगे और डेफिनेटली यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टॉक में बने रहेंगे। मंथली ब्रेकआउट के लिए मैं आपको यहाँ मंथली चार्ट खोलते हैं। मंथली चार्ट में आप देखिए, जैसे ही कंपनी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगी 3754 का ऑल टाइम हाई, और हमें मिल जाएगा यहाँ पे मंथली ब्रेकआउट और IPO सेटअप ब्रेकआउट। इसकी वजह से एक और ट्रिगर मिलेगा और मुझे लगता है टारगेट कहां से कहां तक के हो सकते हैं। मूवमेंट अभी जो आया है कंपनी का वो है 3800 टू 1900, 1900 से 3800 की रेंज में घूम रहा है। मतलब 100% मूव करने का क्षमता यहाँ पर वारी एनर्जीज रखता है। इसी वजह से 2950 पे अभी कंपनी चल रही है। मेरे टारगेट्स होंगे 5900 1 ईयर। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और देखते रहिए स्टॉक्स विद रोहित।